स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लेके आए हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक टेक्नीशियन बी का क्वेश्चन पेपर विद आंसर। ये पेपर 10 फरवरी 2019 को हुआ था। मैक्सिमम मार्क्स है 320 और 2 घंटे का ड्यूरेशन है। चलिए देखते हैं टोटल क्वेश्चन कितने हैं। टोटल क्वेश्चन दे रखा है 80 क्वेश्चन है, 2 आवर का ड्यूरेशन है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों इसमें टोटल 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 25-25। एंड वाले में 30 क्वेश्चन ले लेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ 3300 ओम ±5% रेजिस्टेंस। तो देखिए 33 क्या होता है, 33 ऑरेंज होता है। ए और बी में सही है अभी तक, लेकिन 20 मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 रेड होता है ब्लैक होता है? रेड होता है दोस्तों। रेड 10 की पावर 2 होता है और गोल्डन 5% होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पहले का ए। दूसरा वाला, अ लॉजिक फंक्शन ऑफ हाउ मेनी इनपुट कैन बी सिंप्लीफाइड यूजिंग अ कार्नोट मैप विद अ 4 रो 4 कॉलम। कार्नोट मैप को इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम कार्नोट मैप के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। कार्नोट मैप में आपने देखा होगा, आपको अगर 4 रो 4 कॉलम का कार्नोट मैप है तो आपको इस तरीके से मैपिंग करनी पड़ती है। ये रो हो गई, ये कॉलम हो गया। अब इसमें जब इनपुट देते हैं हम 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ऐसे 0 0 0 1 1 0 और 1 1 1 1 इधर आएगा, 1 0। दोस्तों कई दोस्तों क्वेश्चन में डाउट होता है कि ये 0 0 आ रहा है फिर 0 1 आ रहा है, उसके बाद 1 0 ना आकर 1 1 क्यों आ रहा है। दोस्तों देखो इसमें 1 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि जब हम फर्स्ट इनपुट से सेकंड इनपुट में जाते हैं, मतलब फर्स्ट रो में देखेंगे 0 0, उसके बाद 0 1, तो उसके बाद 1 0 ना आके 1 1 आ रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम जब पहली इनपुट से दूसरे इनपुट में जाते हैं तो उसमें एक ही बिट को चेंज कर सकते हैं, ओनली 1 बिट कैन बी चेंज। तो इसलिए 0 0 में एक बिट चेंज हुई तो 0 1 हो गया। 0 1 में एक बिट ऐसी क्या चेंज करें, अगर हमें 1 0 करना है तो हमें दोनों बिट चेंज करनी पड़ेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। के मैपिंग में दो बिट एक साथ चेंज नहीं होती। तो 0 1 के बाद हम 1 1 ही लिखेंगे और 1 1 के बाद एक बिट चेंज करके 1 0 लिखेंगे। तो हम कितने इनपुट दे सकते हैं, जैसे हमें 0 0 पे 1 0 1 1 इनपुट देना है तो ये एक इनपुट ये हो गया, 2 इनपुट हो गए, 3 इनपुट और ये 4 इनपुट। तो इसमें हम मैक्सिमम 4 इनपुट ही दे सकते हैं, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। डीसी परिपथ में 1 माइक्रोफैराड संधारित्र का प्रतीकात्मक मान कितना होगा। व्हाट इज द रिएक्टेंस वैल्यू ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इन अ डीसी सर्किट। दोस्तों देखो डीसी सर्किट आपने पढ़ा होगा, तो डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। डीसी सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है। क्यों, रीज़न भी बता देता हूँ। एसी सर्किट में क्या होता है, जो अपना ये वोल्टेज कर्व हो गया, करंट कर्व हो गया, इसमें क्या है, जो वोल्टेज होती है वो वेरी करती है, तो इसमें फ्रिक्वेंसी होती है। फ्रिक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है दोस्तों। और डीसी में क्या होता है, डीसी में जो वोल्टेज होती है और करंट होता है वो वेरी नहीं करता, उसका एक एम्पलीट्यूड लेवल सेम होता है। डीसी की फ्रिक्वेंसी 0 होती है ऑलवेज। ठीक है, अब हमें जैसे कि पता है कि कैपेसिटेंस मतलब एक्सी पूछ रहे हैं यहाँ पे। एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 पाई एफ सी। अब एफ की वैल्यू 0 है तो एक्सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/0। और 1/0 क्या होता है दोस्तों, इन्फिनिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, इन्फिनिटी। चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ए इसमें फैराड। फैराड देखिए कैपेसिटर की यूनिट होती है, हमेशा याद रखिए। फैराड क्या होती है, माइक्रो फैराड कैपेसिटर की यूनिट होती है। जो माइक्रो वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶, फैराड में उसकी यूनिट होती है। हेनरी जो है इंडक्टर की यूनिट होती है, हेनरी इंडक्टर की यूनिट होती है। और सी ओम रेजिस्टेंस की होती है, हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की होती है। ठीक है ना, पहला जो फैराड है वो कैपेसिटर की, हेनरी कॉइल की, कैपेसिटर की, और रेजिस्टेंस की होती है ओम, और हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी की। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हेनरी।
पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आ डायोड यूज आ वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कौन सा डायोड यूज़ करते हैं? देखिए जीनर डायोड। जीनर डायोड क्यों करते हैं? अब आपने पढ़ा होगा वोल्टेज रेगुलेशन आईसी होती है 7805, 7809, 7812 और नेगेटिव वाली होती है 7905। तो इसमें जो डायोड यूज़ करते हैं हम, वो जीनर डायोड होता है। ऑलवेज आ रेक्टिफायर के रूप में यूज़ किया जाने वाला जीनर डायोड होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जीनर डायोड। चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। एक बैटरी में 4 सेल समांतर में संबंध है। प्रत्येक सेल 1.5 वोल्ट तथा 4 AH का अनुमानतक बैटरी का एम्पेयर घंटा अनुमानतक। इन अ बैटरी 4 सेल आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? 4 सेल, 1 2 3 4। ये वोल्टेज हो गई, ये वाली। अब पैरेलल में हमें पता है वोल्टेज सेम रहती है। क्या कह रहा है ये? 1.5 वोल्ट का सेल है, ठीक है, और एक सेल की 4H, AH मतलब होता है एम्पेयर पर आवर, मतलब 1.5 वोल्ट वोल्टेज दे सकती है 4 एम्पेयर 1 घंटे में। AH का मतलब होता है 4 एम्पेयर दे सकती है 1 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे तक 4 एम्पेयर दे सकती है। पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम रहती है और करंट क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो 4AH एक की है तो 4 की कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 4 16AH, 16 एम्पेयर पर आवर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, 16 एम्पेयर पर आवर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है? अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर फ्लो थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ 2 ओम, व्हाट इज द पावर डिसिपेटिंग इन दिस। इसमें पावर पूछ रहा है। पावर हमें गिवन क्या है? आई गिवन है। आई कितना है? 0.5। ठीक है दोस्तों, आर कितना है? 2 ओम। तो पी पावर का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई का अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका हो जाएगा 0.25 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 0.5 वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 120 पिकोफैराड के 3 संधारित्र श्रेणी में संवादित है। प्रभावी धारिता 3 नंबर ऑफ 120 पिकोफैराड कैपेसिटर कनेक्टिंग सीरीज इफेक्टिव कैपेसिटर। कैपेसिटर में हमेशा 2 चीज़ याद रखिए, कैपेसिटर रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो रेजिस्टेंस में क्या होता है? सीरीज में ऐड हो जाते हैं और पैरेलल में डिवाइड हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा? सीरीज में डिवाइड हो जाएंगे। तो 1/CT इज इक्वल टू क्या होता है? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/120 प्लस 1/120 और प्लस 1/120, तो 120 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा 3। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 120/3 कितना आ गया दोस्तों? 40। तो 40 इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में है ए। तो 8वें का क्या हो जाएगा दोस्तों? 8वें का हो जाएगा ए। अब पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? करंट इन अ सर्किट इज, करंट पूछ रहा है। आई इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम। इसमें हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? 10वां क्वेश्चन कह रहा है 60 किलोमीटर घंटा की औसतन गति से चलने वाली कार 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस दूरी को तय करने में लगा क्या समय? तो टाइम निकालना है, निकल जाएगा दोस्तों। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी दे रखी है? 450 और स्पीड कितनी है? 60। तो इसको 0 से 0 किया, 6 7 42
पॉइंट कितना बचा, 3 हो गया, 0 हो गया, 6 पंजे 30, 7.5। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, 7.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एन एडवांटेज ओवर स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड एसएमपीएस यूज़ करते हैं वेरिएंट सप्लाई के लिए, वेरिएंट आउटपुट के लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है लो रिपल एंड नॉइस। देखिए रिपल तो लो होती ही है, लेकिन इतनी भी नहीं होती, थोड़े बहुत वेरिएंट होते हैं, लेकिन ये एक्यूरेट रीज़न नहीं हो सकता। ईएमआई रिलेटेड इशू क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है। ईएमआई ईएमसी लैब होता है एक, जो कोई भी पावर सप्लाई बनती है उसका ईएमआई ईएमसी, ईएमआई में सीएस टेस्ट वगैरह ये सब होते हैं। ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जितने भी होते हैं वो नहीं होनी चाहिए, उसमें गास्केट वगैरह लगानी पड़ती हैं, तो उसमें कुछ भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए, कनेक्टर वगैरह सारे इशू चेक करे जाते हैं, वो ईएमआई लैब होता है, टेस्ट होता है। हाई एफिशिएंसी तो होनी ही चाहिए, हाई स्विचिंग स्पाइक, तो यहाँ पे इसका होगा हाई एफिशिएंसी, क्योंकि हाई एफिशिएंसी नहीं होगी किसी सप्लाई की, तो अगर जैसे आउटपुट में 5 वोल्ट है और आ रही है 6 वोल्ट या 5.5, तो हाई एफिशिएंसी नहीं होगी, तो फिर उसका काम वहाँ पे वेरिएट करेगा तो वो काम नहीं करेगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, हाई एफिशिएंसी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द गेज ऑफ अ वायर 22 AWG टू 26 AWG, ऑल द पैरामीटर रिमेनिंग द सेम। AWG में क्या होता है, AWG में SWG का उल्टा होता है, SWG स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, उल्टा नहीं। अब देखिए 22 से ये बढ़ रहा है तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसमें क्या होता है, अगर AWG में इसका बढ़ रहा है 22 से 26 हो रहा है तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज, इसका पहला ए आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 13वें क्वेश्चन में डोपिंग मटेरियल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए जब हम डायोड बनाते हैं तो डायोड के लिए हमें टू टाइप ऑफ मटेरियल चाहिए होता है, एक पी टाइप एक एन टाइप। तो वैसे हम डायोड बनाते हैं कैसे, ऐसे करके, इसमें पी टाइप होता है, इसमें एन टाइप। पी टाइप होल होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको फॉरवर्ड वाइज से जोड़ते हैं हम, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये फॉरवर्ड वाइज से जब इसको हम कनेक्ट करते हैं तो इसमें एक पी टाइप मटेरियल बनाना पड़ता है, और एक सेमीकंडक्टर में हम डोपिंग करके मटेरियल बनाते हैं, पी और एन। अभी पूछ रहा है पी टाइप बनाने के लिए क्या होता है। देखिए पी टाइप जब हम बनाते हैं तो पी टाइप में इंडियम और गैलियम मिलाते हैं। इंडियम और गैलियम क्या होते हैं, ये होते हैं टेट्रावेलेंट इट मीन जिसकी आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिनकी आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, और इंडियम और गैलियम जिसके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टेट्रावेलेंट। अगर सेमीकंडक्टर में टेट्रावेलेंट मिलाते हैं तो पी टाइप बनता है, सेमीकंडक्टर प्लस टेट्रावेलेंट इज इक्वल टू पी टाइप, सेमीकंडक्टर प्लस पेंटावेलेंट इज इक्वल टू एन टाइप। सेमीकंडक्टर में टेट्रावेलेंट क्या होते हैं, इंडियम होता है और एक गैलियम होता है, इसमें आर्सेनिक और एंटीमनी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों कि डोपिंग मटेरियल फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर इस क्या हो जाएगा, इंडियम और गैलियम। इंडियम इसमें है नहीं, गैलियम है तो गैलियम हो जाएगा। एंटीमनी और आर्सेनिक एन टाइप के लिए होते हैं, बिस्मिथ इसका होगा नहीं, तो इसका आंसर गैलियम है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 14, अमंग ऑफ द फॉलोइंग विच हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी। CFL में नहीं होती, और ये है आपका ताप दिस लैंप, इनकैंडिसेंट लैंप, इसमें भी नहीं होती। LED की मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होती है वो LED में होती है, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, सिग्नल के रव अनुपात में दर्शाए, सिग्नल टू नॉइस रेशियो एक्सप्रेस इन डेसिबल, और सबको पता होगा डेसिबल भी होता है। वोल्टेज में क्या हो, वोल्ट में क्या होता है, वोल्टेज होती है, वाट में क्या होती है, पावर होती है, हर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी होती है, तो इसका क्या आंसर क्या होगा, डेसिबल।
अ मल्टीप्लेक्सर डज द फंक्शन ऑफ, देखिए मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मैनी इनपुट वन आउटपुट, इसको कहते हैं मल्टी। इसको तोड़ के देखें अगर, मल्टी को प्लेक्स कर रहे हैं मतलब मैनी इनपुट वन आउटपुट, और इसका उल्टा देखें डीमल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर मैनी आउटपुट नहीं, वन इनपुट मैनी आउटपुट, डीमल्टीप्लेक्स। ये पूछा मल्टीप्लेक्सर डज हैज फंक्शन ऑफ, इसमें डाटा सिलेक्टर का काम करता है, उसका दूसरा नाम जो होता है मल्टीप्लेक्सर का वो होता है डाटा सिलेक्टर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं दोस्तों 17 क्वेश्चन 17, कैपेसिटी ऑफ वोल्टेज स्टेबलाइजर एक्सप्रेस। वोल्टेज स्टेबलाइजर किसी करते हैं एम्पेयर पर आवर में, वोल्टेज एम्पेयर, वोल्ट पर एम्पेयर में करते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विच ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मोस्टली यूज इन अ वोल्टेज बफर, वोल्टेज बफर आपने पढ़ा होगा, वोल्टेज बफर के लिए कॉमन कलेक्टर यूज़ करते हैं, कॉमन कलेक्टर को हम एमिटर फॉलोवर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि एमिटर, कॉमन कलेक्टर को किसी और नाम से जाना जाता है, तो आप घबराइए नहीं, एमिटर फॉलोवर कर दीजिए, इसका आंसर सही हो जाएगा। 19 क्वेश्चन है, वन ऑफ द एंगल पैरेललोग्राम 72 डिग्री इन एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, देखो मैं बताता हूँ दोस्तों। पैरेललोग्राम कैसे होता है, पैरेललोग्राम होता है ऐसा, ये आपका पैरेललोग्राम होता है। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सामने सामने के कोण, ये और ये। ठीक है, अब ये कह रहा है जो आमने सामने के एडजेसेंट एंगल होते हैं, मतलब एंगल ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आमने सामने के जो कोण होंगे उनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। अब ये कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल का 72 डिग्री है, तो 180 माइनस 72 करेंगे तो कितना आएगा 108 डिग्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फॉर अ वैन ब्रिज ऑसिलेटर द वोल्टेज गेन, वैन ब्रिज ऑसिलेटर की लय होती है ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ट्रांसफॉर्मर, अ ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड अ फिक्स्ड वोल्टेज एट द प्राइमरी एंड द फिक्स लोड रजिस्टर। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मर है जो कनेक्टेड है फिक्स एसी वोल्टेज द प्राइमरी एंड द फिक्स लोड रजिस्टर एट सेकेंडरी। एक ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर कैसे बनेंगे दोस्तों, देखो ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं। ट्रांसफॉर्मर में कह रहा है एक फिक्स वोल्टेज है, इसको मिल रही है, और फिक्स वैल्यू का रजिस्टर लगाएं। ठीक है, अ ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड अ फिक्स एसी वोल्टेज प्राइमरी, ये प्राइमरी हो गया आपका, ये सेकेंडरी हो गया, फिक्स लोड रजिस्टर एट द सेकेंडरी। व्हाट इज द इफेक्ट, डिक्रीज द नंबर ऑफ द टर्न ऑफ सेकेंडरी। अभी कह रहा है सेकेंडरी की टर्न अगर हम कम कर देते हैं, ये काट देते हैं, काट दिया हमने, तो क्या इफेक्ट होगा। व्हाट इज द इफेक्ट डिक्रीज इन द सेकेंडरी, इंक्रीज द सेकेंडरी करंट, नहीं इंक्रीज तो नहीं होगा। क्यों इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि टर्न कम होगी तो करंट इंक्रीज नहीं होगा। अगर करंट इंक्रीज अगर हम कह सकते हैं तो फिर इनपुट का भी होगा, तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है इंक्रीज द प्राइमरी करंट, तो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अगर इफ़ पॉसिबिलिटी है कि सेकेंडरी का करंट इंक्रीज होता है तो प्राइमरी का होगा, तभी तो सेकेंडरी का होगा, क्यों, इनपुट से वोल्टेज आ रही है, तो इसलिए ए तो होगा नहीं क्योंकि डी डिनाई कर रहा है। हैव नो इफेक्ट ऑफ द सेकेंडरी करंट, ये भी नहीं हो सकता। बी ऑप्शन है डिक्रीज द सेकेंडरी करंट, ये हो जाएगा आपका बी, जो सेकेंडरी का करंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल द एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म इन द सर्किट गिवन बिलो। दोस्तों इसमें देखिए ये कौन सा है, ये है आपका ऑपरेशन एम्पलीफायर। इसमें वी आउट के लिए फॉर्मूला होता है, वी आउट के लिए फॉर्मूला होता है वी इन R2 अपॉन R1। ठीक है, वी आउट बराबर, तो R2 ये होता है आपका और R1 ये होता है। वी इन कितना दे रखा है हमें, वी दे रखा है 2 इंटू R2 अपॉन R1 कितना हो जाएगा 20 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 4।
इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 4, पीक टू पीक, ठीक है ना, 2 ऊपर एम्पलीट्यूड में पॉजिटिव में और 2 नीचे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज अ सर्किट मॉड्यूल कंटेन इन अ फेस लूप लॉक सर्किट। फेस लूप सर्किट क्या होता है, PLL सर्किट होता है। PLL सर्किट में क्या होता है, फेस कंपरेटर होता है। फेस कंपरेटर होता है वो भी लो पास फिल्टर एंड VCO वाला। हमेशा इस क्वेश्चन को याद रखिए, फेस कंपरेटर होता है लो पास सर्किट, लो पास फिल्टर, VCO वाला, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका D। इसमें C दे रखा है लेकिन आंसर इसका D है। नीचे दिए गए परिपथ का कार्य क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गिवन बिलो। इसमें देखिए इनपुट किस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है लेकिन ग्राउंड कर रखा है, दोनों ही ग्राउंड कर रखे हैं एक तरीके से, रेजिस्टेंस के थ्रू, एक कैपेसिटर के थ्रू। तो ये ऑसिलेटर है दोस्तों, न इंटीग्रेटर है न ही डिफरेंशिएटर है। इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर में क्या होता है कि डिफरेंशिएटर एज अ वर्क एज अ हाई पास फिल्टर, कैपेसिटर के थ्रू इनपुट दिया जाता है, लेकिन इसमें कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड कर रखा है। और इंटीग्रेटर में क्या होता है, एज बिहेव एज अ लो पास फिल्टर, उसमें रेजिस्टेंस के थ्रू इनपुट दिया जाता है, इसमें रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड कर रखा है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी नहीं है। नॉन इन्वर्टिंग में क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग इट मीन्स 3 नंबर पिन से, ऑपरेशन एम्पलीफायर की 3 नंबर पिन से इनपुट दिया जाता है, मतलब पॉजिटिव साइड से इनपुट दिया जाता है, लेकिन इसमें पॉजिटिव से भी इनपुट नहीं दे रहे, तो ये एज अ ऑसिलेटर वर्क करेगा, ठीक है दोस्तों। ये आज के 24 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एन इंडक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। एन इंडक्टर कैन स्टोर एनर्जी, कर सकता है, ठीक है। एन इंडक्टर करंट कैन नॉट बी चेंज, नहीं होगा चेंज, बदल नहीं सकता, सही है ये तो, नहीं बदल सकता। एन इंडक्टर एक्ट एज ओपन टू DC, नहीं दोस्तों, ओपन टू DC नहीं वर्क कर सकता, ब्लॉक करेगा ये, ठीक है। एन इंडक्टर कैन बी यूज्ड, देखिए इंडक्टर खाली AC पे ही वर्क कर सकता है। जो हमारे ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसमें वेरिएशन होता है, तो वो AC पे ही वर्क कर सकते हैं। अगर हम उसको DC देंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। तो ओपन टू DC तो करेगा नहीं, स्टोर करके रखेगा, तो ओपन टू DC ही गलत हो जाएगा आपका। और डी क्या, इंडक्टर कैन बी यूज फॉर रिड्यूस रिपल। हाँ, फिल्टर में हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, पाई फिल्टर, इनपुट चॉक फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर में इंडक्टर यूज़ की जाती है। रिपल को कंट्रोल करने के लिए इंडक्टर यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, एन इंडक्टर एक्ट एज ओपन टू DC। देखिए दोस्तों, ये आज के आपके 25 क्वेश्चन थे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आएंगे और लास्ट में 30 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। और अगर आप पे कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए।